Okay, now in the last class we were actually discussing here the neuroanatomy introduction, in which I told you about the brain stem. अब आप ब्रेन स्टेम पर आप सारी चीजें भूल जाओ और आप कंसंट्रेट करो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम पर. चलिए पहले आप कंसंट्रेट करें स्पाइनल कॉर्ड पे. बल्कि स्पाइनल कॉर्ड तो हम एक्चुअली कर चुके थे, वो मैंने आपको कहा था कि उसके बारे में मैं आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप उससे रिवाइज करोगे. टाइम बचाएं आप. स्पाइनल कॉर्ड को लेके हम यूनिवर्सिटी में आई बिलीव के कम से कम हम 10 क्लासेस से ज़्यादा कर चुके थे उधर, तो वो टाइम ज़ाया ना करें, स्पाइनल कॉर्ड बार बार करते रहें. उसको मैं यूट्यूब से उसको फिलअप कर दूंगा, वो आप करते रहना. उसके लिए एक इंटरेक्टिव कर दूंगा, वो आप एक लाइव वेबिनार में मुझसे क्वेश्चंस करके अपना स्पाइनल कॉर्ड का चैप्टर कंप्लीट कर लेना. उसमें टाइम ज़ाया नहीं करो, सीधा ब्रेन स्टेम में चले जाओ, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है और ज़ाया ना करें टाइम आप. अब इसमें ब्रेन स्टेम में जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये ब्रेन स्टेम है. That brain stem in which you are actually taking this now picture of the brain stem. ये brain stem का पिक्चर देख रहे हैं आप. And in that brain stem picture you can see many structures. अब देखिए मैं थोड़ा सा उसको एनोटेट करता हूँ और उसको आप थोड़ा सा उसका व्यू ले लो ताकि आइडिया हो जाए कि ब्रेन स्टेम है क्या. सी नाउ ना, ये जो इस वक्त यहाँ पर मैं एनोटेट कर रहा हूँ उसको, ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हाइंड ब्रेन है. ये जितना भी यहाँ से मैं लेके आ रहा हूँ ये पूरा, उसका ये वाला पोर्शन पोन्स है. दिस इज मेडुला ऑब्लांगेटा. लेकिन ये हमें पता है कि पोन्स के पीछे एक बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर लेटर ऑन डेवलप हुआ है सेरिबेलम के नाम से. वो जब डेवलप हुआ है तो वो सिर्फ पोन्स के पीछे ही नहीं है, मेडुला का बड़ा हिस्सा उसने छुपाया हुआ है पीछे से. तो ये भी एक शेयर होल्डर हो गया हाइंड ब्रेन के नाम से. ये भी एक तीसरा मेंबर इंक्लूड हो गया है, वरना मेरी तरफ से मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स सफिशिएंट थे टू बी कॉल्ड एज द हाइंड ब्रेन. सेरिबेलम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, समझ लो कि ये था ही नहीं. तो हाइंड ब्रेन के नाम पर आपके पास क्या है? हाइंड ब्रेन के नाम पर आपके पास है मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पोन्स. सेरिबेलम को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं आप. और अब अगर आप इस हाइंड ब्रेन के साथ ये भी जोड़ दें जिसका नाम है मिड ब्रेन, तो फोर ब्रेन तो बहुत ऊपर रह गया. फोर ब्रेन को भी आप भूल जाओ, वो तो अलग चीज है. तो जब आप ये करेंगे तो फिर मिड ब्रेन भी उसमें शामिल अगर हो गया तो मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स फ्रॉम द हाइंड ब्रेन, ये शेयर वहां से आया है. और मिड ब्रेन टोटल का टोटल ही उसमें अगर शामिल हो गया तो अब इस तीन चीजों को मिला के हम ब्रेन स्टेम कहेंगे. अंडरस्टैंड? तो ये तीन चीजों को मिला के हम करते हैं, कहते हैं कि दिस इज नाउ द ब्रेन स्टेम. चलिए अब थोड़ी देर के लिए आप 5 मिनट मुझे आप दें. स्टे कनेक्टेड, जाए नहीं आप.
वॉइस क्लियर है बेटा? वॉइस एंड पिक्चर क्लियर है? कर्सर इस वक्त देख रहे हैं आप? ओके ना, चलें ठीक है, थैंक यू। ओके ना, तो ये जो इस वक्त यहाँ पर आपको मैंने दिखाया लास्ट, दैट वाज द ब्रेन स्टेम। पिक्चर चेंज हो गई है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये था जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। चलें आप यहाँ पर इसको नज़र डालें इस पर। अब इस वक्त ये देख रहे हैं जो जो टोटल आपको ये इसके हैं इंटीरियर फीचर्स ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम को मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ शायद, कि ब्रेन स्टेम को जब भी आप पढ़ें, आप डरे नहीं, आप समझ लें कि आप एक्चुअली स्पाइनल कार्ड पढ़ रहे हैं। इसमें लगभग देखा जाए ना तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये सब ब्रेन स्टेम में रेड से बता रहा हूँ आपको। ये ब्रेन स्टेम का अपर मोस्ट कंपोनेंट है जिसका नाम है मिड ब्रेन। ये रेड में जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये ब्रेन स्टेम का अपर मोस्ट कंपोनेंट है, क्योंकि 3 कंपोनेंट होते हैं उसमें। इससे ऊपर ये फोर ब्रेन होगा, और फोर ब्रेन में आपको पता है कि एक उसका हिडन स्ट्रक्चर है, उसका नाम है डायनसेफ्लॉन। तो ये मोस्ट प्रोबेबली डायनसेफ्लॉन से कनेक्टेड होगा। ऐसे भी नहीं कि इतना सिंप्लीफाइड नहीं है, लेकिन बस समझ लें आप, वो डायनसेफ्लॉन से कनेक्टेड होगा, और डायनसेफ्लॉन को सराउंड कर रहा होगा सेरिब्रम। तो सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन दे विल बिकम द फोर ब्रेन, जो चल के देखेंगे। अभी जो यहाँ पर है वो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के बाद हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन में हमने 3 स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमने ले लिए हैं, ज़्यादा 2 स्ट्रक्चर्स हाइंड ब्रेन से हमने ले लिए हैं। एक हमने ये लिया है जिसका नाम हमने पोन्स डाला है, ये जो मैं अभी ग्रीन से कर रहा हूँ। ये हाइंड ब्रेन का अपर मोस्ट स्ट्रक्चर है, जो ब्रेन स्टेम का मिडिल पार्ट बन जाएगा। और फिर नीचे आप यहाँ से अभी जो नेक्स्ट लेके आ रहे हैं, ये मिडिल ऑब्लंगेटा है। ये हाइंड ब्रेन का लोअर पार्ट है, जो ब्रेन स्टेम का लोअर मोस्ट पार्ट हो जाएगा। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स मिला दें तो इनको हम ब्रेन स्टेम कहेंगे। ये बिल्कुल 180 डिग्री पे सीधी लाइन से ऐसे बैठे। और अगर हम और ज़्यादा अपने ऊपर अपने पे आ जाएं तो ये एक और सीधी लाइन नीचे आ जाएंगे, तो वो स्पाइनल कार्ड के साथ 180 डिग्री पे आ जाएगा। तो सही मानों में देखा जाए तो ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कार्ड ये एक जैसे हैं, क्योंकि एक ही लाइन में होते हैं। इत्तेफाक से एक चीज़ फोरामेन मैग्नम से नीचे है, एक चीज़ फोरामेन मैग्नम से ऊपर है, फ़र्क सिर्फ इतना है। एक दुनिया के इस कोने में रह रही है, दूसरी दुनिया के उस कोने में रह रही है, उसमें उस तरफ रह रही है। लेकिन उस तरफ और इस तरफ का मामला नहीं है, ये बिल्कुल 2 दुनियाएं हैं, ये अलग हैं। इसलिए इनकी डेवलपमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है, इनकी जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल डिफरेंट। स्पाइनल कार्ड और ब्रेन स्टेम ये 2 कंपोनेंट्स हैं। वैसे ब्रेन स्टेम में 3 कंपोनेंट हैं, लेकिन आप इसको एक सिंगल यूनिट करके पढ़ेंगे। और दोनों क्योंकि एक साथ बैठे हुए हैं एक ही न्यूरल ट्यूब से, उनके अंदर सेंट्रल कैनाल है, उसको सराउंड करता है मेंटल लेयर, और उसको सराउंड करता है मार्जिनल लेयर। तीनों में सेम चीज़ है। उनके साइडों से निकलते हैं नर्व्स, जैसे स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं 31 नर्व्स, 31 पेयर्स। तो ब्रेन स्टेम से निकलनी चाहिए 12 पेयर्स, वैसे ब्रेन स्टेम से 12 पेयर्स नहीं, 10 पेयर्स निकलते हैं। 2 जो है वो फिर सेरिब्रम से निकलते हैं। तो मिलाओ तो टोटल मिला के 12 नर्व्स वो, और 31 ये मिलाओ तो 43 नर्व्स। तो टोटल 43 नर्व्स हैं जिनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जुड़े हैं किसके साथ? स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के साथ। इसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दोनों जोड़ दो तो नर्वस सिस्टम। आप सिर्फ इस पर नजर रखें, ब्रेन स्टेम पर।
और उस ब्रेन स्टेम पर नजर रख के आप देखने की कोशिश करें इसको, और आप डरे नहीं, समझ लें कि आप जैसे स्पाइनल कार्ड ही पढ़ रहे हैं, यानी आप ये पूरा इसको ले आए ऐसे, स्पाइनल कार्ड के साथ ले जाएं, और डरे नहीं क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, सारे स्ट्रक्चर इसके एक जैसे हैं। अब यहाँ पर आपको, जैसे हमने आपको बताया, अगर आप, ये वो जगह है जहाँ से मेडुला खत्म हो रहा है, यानी ये वो जगह होगी जहाँ फोरामेन मैग्नम, और यहाँ से स्पाइनल कार्ड शुरू हो गया तो वर्टिब्रल कैनाल शुरू हो जाएगा, तो इससे ऊपर क्या होगा, क्रेनियल कैविटी, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा खास तौर पर। तो इसका मकसद है कि नीचे से अगर आप स्पाइनल कार्ड को पढ़ने की कोशिश करें तो स्पाइनल कार्ड ऑलमोस्ट ऐसे दिखेगा, ये आप देख चुके हो पहले, या अभी भी आप ऐसे समझ लें कि ये इट विल लुक लाइक दिस। ये आगे से देखें, ये इंटीरियर मीडियन फिशर है, इसका अंदर सेंट्रल कैनाल होगा, और इसके साथ आप देखेंगे कि इसको सराउंड करेगा ग्रे मैटर। ग्रे मैटर आपको पता है स्पाइनल कार्ड का ऐसे होता है, हॉर्न्स की तरह, हॉर्न्स होते हैं इसके, यानी स्ट्रेच करके वो सरफेस तक पहुंच जाता है ग्रे मैटर, और ये जो डिप्रेशन होती है साइड में, इसको सल्कस लिमिटन्स कहते हैं। तो पोस्टीरियर हॉर्न, अब सल्कस लिमिटन से मैं अगर यहाँ से डॉटेड कर दूं, तो ये जो पीछे आप यहाँ पे देख रहे हो, जिसको हम रेड कलर का मार्क कर रहे हैं, ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न है। तो इसके जितने भी न्यूरॉन्स होंगे, जिसको हम एलआर प्लेट भी कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिकली, इसके जितने भी न्यूरॉन्स होंगे वो सेंसरी इन एक्शन होंगे, और आगे जो यहाँ देखेंगे इसके जितने भी न्यूरॉन्स होंगे वो मोटर इन एक्शन होंगे। तो एंटीरियर हॉर्न सेल्स जैसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स, पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स सेंसरी न्यूरॉन्स। अब ये मोटर न्यूरॉन्स पे आप ध्यान दें। मोटर न्यूरॉन्स फिर आप देखिए, जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ब्रेन स्टेम में भी मौजूद होगी। ये स्पाइनल कार्ड दिखा रहे हैं, ये स्पाइनल कार्ड एक तरह से मिरर है, सैंपल है, कि जैसे ब्रेन स्टेम में जाओगे तो सेम यही चीजें पाओगे। इसलिए यहाँ स्पाइनल कार्ड के साथ थोड़ा सा मोर फेमिलियर हो जाओ ताकि आगे से आपको आसानी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये पूरा जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके अंदर जब हम मोटर में आप जाते हैं तो मोटर में फिर पता चलता है कि वहाँ तो मोटर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री है। तो इसके लिए इनवॉलेंट्री का एक छोटा सा हिस्सा हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे इसको हम एलोकेट कर देंगे कि बाबा सल्कस लिमिटन्स के साथ ये 1/4 जो एरिया है, यहाँ पर इनवॉलेंट्री न्यूरॉन्स का डेरा है, इधर यहाँ बसेरा है इसका। बाकी जितने 3/4 है वहाँ पर हम हमारे मोटर न्यूरॉन्स बैठते हैं। इनवॉलेंट्रियों को, ये जो न्यूरॉन्स इनवॉलेंट्रियों को सप्लाई, न्यूरॉन इनवॉलेंट्री नहीं होते, ये इनवॉलेंट्री स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करते हैं। और इनवॉलेंट्री स्ट्रक्चर्स विसरल से आते हैं, इसलिए न्यूरॉन अपना नाम डाल देते हैं विसरल न्यूरॉन्स, क्योंकि मोटर होते हैं तो विसरल इफेरेंट, क्योंकि ये ब्रेन स्टेम में भी हम देखेंगे तो जनरल विसरल इफेरेंट। बाकी जितना भी है ये सप्लाई करते हैं, इनको हम कहते हैं सोमेटिक न्यूरॉन। न्यूरॉन सोमेटिक नहीं होते, न्यूरॉन सप्लाई करते हैं उन स्ट्रक्चर्स को जो सोमाइट से डेवलप होते हैं, और वो स्केलेटल मसल होते हैं और कोई नहीं। इसलिए ये आपको स्केलेटल मसल को डेवलप करेंगे, ये स्केलेटल मसल को सप्लाई करेंगे। इसका मकसद है कि सेल बॉडियां यहाँ बैठी होंगी और उसके एग्जाम्स जब बाहर निकलेंगे तो इनका टारगेट और कुछ नहीं होगा, स्केलेटल मसल को सप्लाई करना। ये ऐसे सिंप्लीफाइड नहीं है, ये समझ लें कि ये न्यूरॉन्स के कनेक्शंस, जो एग्जाम्स के कनेक्शन बाहर निकलते हैं तो पहले रूट बनता है, फिर मिक्स नर्व बनती है क्योंकि वो सेंसरी से मिल जाते हैं, फिर उसके 2 रेमाए बन जाते हैं, फिर इंटीरियर रेमस प्लेक्सस बना सकता है, प्लेक्सस से कोई नर्व उठ सकती है। वो सिलसिला सा मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि फिर बिलाखिर आखिर में ये जाके चाहे कुछ भी कर ले, रूट बने, मिक्स नर्व बने, रेमाए बने, प्लेक्सस बन जाए, और प्लेक्सस से ट्रंक्स बने, डिविजन्स बनने, उससे ब्रांचेस उठे, बिलाखिर काम एक ही करना है इसको कि वो सीधा स्केलेटल मसल पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाए और वहां पे जाके स्ट्रेटकोलिन पोर करे, उस पे उसका छिड़काव करे ताकि स्केलेटल मसल जो है वो एक्साइट हो जाए, ताकि उसकी मशीन अंदर जो है वो कंट्रैक्ट कर जाए। कंट्रैक्शन मसल खुद ही कर लेगा, नर्व नहीं कराता मसल को कंट्रैक्ट, नर्व मसल को सिर्फ एक्साइट करता है, उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की कोशिश करता है। गाड़ी चाबी से चलती है बोलते हैं हमेशा, लेकिन गाड़ी अपनी इंजन से चलती है, चाबी से नहीं चलती।
चाबी से वो इंजन स्टार्ट होता है। तो ये जो इस वक्त नर्व है, ये एक तरह से चाबी है, और जो मसल है वो गाड़ी है, उसके अंदर जो आपको कंट्रेक्टाइल टिश्यू है वो इंजन है। तो अब आप मुझे बताएं, मैं इंजन निकाल के बाहर फेंक दूं अगर मसल्स के, और मैं कहूं कि नर्व जो है वो जोर लगाओ, और नर्व जोर लगाओ कंट्रैक्ट करेगा, तो करेगा क्या? नहीं करेगा, वो खाली पड़ा हुआ है, उसकी इंजन ही निकल गई। तो बहुत खूबसूरत चाबी लेके आओ रिमोट कंट्रोल वाली है, वो पता चला कि सुबह को आपकी गाड़ी से कोई इंजन ही निकाल के लेके आया, तो चाबी क्या सर में मारेंगे क्या? चाबी से नहीं चलती गाड़ी, गाड़ी इंजन से चलती है, लेकिन चाबी के बगैर इंजन नहीं चलता। तो ये एक दूसरे से लाजम मलजूम है। इसलिए अगर नर्व कट गई तो मसल कितना भी खूबसूरत हो, आपको बहुत जबरदस्त हो, आपका बाइसेप्स हो, लेकिन वो अब काम नहीं करेगा क्योंकि चाबी नहीं। नर्व कट गई तो पैरालाइज हो जाएगा, फिर ये नर्व पैरालिसिस होगी, इसका न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, इसका न्यूरोलॉजिकल एक्शन होगा, यानी इसका न्यूरोलॉजिकल काज होगा। लेकिन अगर मस्कुलर काज है, अंदर एक्टिन और मायोसिन ये बनी नहीं रहे हैं, तो ये मायोपैथीज है, ये प्राइमरी मसल के एक्शन, प्राइमरी मसल के प्रॉब्लम्स है, ये प्राइमरी पैथोलॉजी है उसकी, उसको मायोपैथी कहते हैं। उसमें तुम्हारी नर्व्स चाहे कितनी भी हो, ब्रेन हो जबरदस्त हो, आपका बहुत विल पावर हो, होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि मसल के अंदर मशीन ही नहीं बनी सही तरीके से कंजेनिटली। चले, ये आपने यहाँ पे देख लिया, ध्यान दें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को यहीं से समझ लो, क्योंकि ये सिर्फ स्पाइनल कार्ड पढ़ना नहीं है, स्पाइन ये पढ़ेंगे तो आगे डिजीज समझ में आएंगी, वो डिजीज समझ में आएगी तो सिनेरियो समझ में आएगा। तो ये स्केलेटल मसल्स को पहुंचने वाला ये सिलसिला यहाँ पर हमने देखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्केलेटल मसल, अगर मेरा हाथ का मसल है, मैं कोई चीज कर रहा हूँ, ठीक है, अब मेरा हाथ का मसल है, मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ, चलो काम तो कर रहा है मेरा हाथ, लेकिन ऐसे तो नहीं ना कर रहा, वो मेरे कंट्रोल में भी है, और कंट्रोल में भी सिर्फ नहीं है, मैं कंट्रोल में नहीं है, मैं खुद लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैं लिख रहा हूँ W, एक तो हाथ से रहा हूँ, कर तो मेरा स्केलेटल मसल रहा है, ये हाथ का मसल है, ये हैंड का मसल है, ये एक स्पाइनल नर्व है, उसकी सेल बॉडी यहाँ बैठी हुई है। तो इसका मकसद ये है कि क्या ये सारा W का जो ये वर्ड है प्लान करना, कि ऊपर लेके गया, नीचे लेके आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो ये क्या, ये मेमोरी क्या स्पाइनल कार्ड में थी? ये लर्निंग जो मैंने की हुई है वो W में लिख नहीं सकता, चाहे मेरे कितने भी हाथ हों, चाहे मेरे कितने भी स्ट्रांग हो मसल के, जब तक ये W मैंने लर्न नहीं किया होगा। एक अनपढ़ मजदूर है, उसके हैंड में, उसके हाथ के मसल्स में आपसे ज्यादा ताकत होती है, लेकिन वो अपना नाम नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? हाथ नहीं है उसको, मसल नहीं है, ब्रेन नहीं है, स्पाइनल कार्ड नहीं, क्या नहीं है उसको, उसको लर्निंग नहीं है, उसने W लर्न ही नहीं किया है, कभी सीखा ही नहीं, वो कभी स्कूल ही नहीं गया। तो ये W जो सीखा है उसने, या जो वर्ड उसने सीखे हैं, तो वो वर्ड उसके 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 सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेमोराइज हो गए हैं, स्टोर हो गए, इंस्टॉल हो गए, और वो इंस्टॉल यहाँ नहीं होते स्पाइनल कार्ड में। आप काम तो स्पाइनल कार्ड कर रहा है, लेकिन ये इंस्टॉल आपके ब्रेन में होते हैं, हायर सेंटर में, सेरिब्रम, मेमोरी उधर होती है। अब जब उधर होती है तो अब लिख दो आप हाथ से रहे, वो तो स्पाइनल कार्ड स्पाइनल नर्व है, लिखा आप हाथ से रहे, लेकिन इस हाथ से लिखने वाले और उसको मसल्स को स्टिमुलेट करने वाले इन स्पाइनल नर्व के लगे हुए ये न्यूरॉन्स जो हैं, इनको विजडम ये देता है, विजडम यहाँ से आता है, यानी ये सेरिब्रम में बैठा हुआ है, ये समझ लो सेरिब्रम में बैठा हुआ है, यहाँ से लंबा एक्सन उसका ट्रेवल करेगा ब्रेन स्टेम के इस मिड ब्रेन वाले पोर्शन में, फिर ट्रेवल करेगा बोन्स में, उसमें देख लेंगे कहां पर, फिर ट्रेवल करेगा मेडुला में। जब ये तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये है इस वक्त सेल बॉडी कलेक्शन कहाँ, सेरिब्रम में, और सेरिब्रम के किस मैटर में, जाहिर है ग्रे मैटर में, और ग्रे मैटर कहाँ हुआ करते हैं, हर जगह होते हैं, सेंट्रल ग्रे मैटर और पेरिफेरल व्हाइट मैटर, लेकिन जिस जगह पर वर्ड मुंह पे आ जाए ना सेरी, तो वहां पर होते हैं ग्रे मैटर पेरिफेरी में, व्हाइट मैटर सेंटर। और इसका भी आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों, उल्टा क्यों हो गया, उसकी वजह क्या है। तो सेरिब्रम में ग्रे मैटर पेरिफेरी में होता है, आपको पता है पेरिफेरल चीजों को कार्टेक्स कहते हैं, और वो जो सेंट्रल चीज होगी व्हाइट मैटर, उसका नाम मेडुला होना चाहिए, वो है भी, लेकिन हम कहते नहीं है, जानबूझ के नहीं कहते, क्योंकि मेडुला पहले से ही, मेडुला के हाथों हम परेशान है, पहले से ही इसका नाम मेडुला डाला हुआ है हमने, जबकि इसका नाम मेडुला था ही नहीं। मेडुला नाम था स्पाइनल कार्ड का, स्पाइनल कार्ड का ऑफिशियली स्कूल में नाम है स्पाइनल मेडुला, तुम लोगों ने उसका नाम डाल दिया है स्पाइनल कार्ड, वो पहले से ही वहां मुसीबत। फिर ऊपर से इसका नाम पड़ गया मेडुला ऑब्लोंगेटा करके, उसका नाम डाला है मेडुला कोई और, लेकिन ये इसकी ऑब्लोंगेशन है,
तो इसका नाम पड़ गया मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑब्लांगेटा किसी को पता ही नहीं है, मेडुला मेडुला कहते रहते हैं उसको, हालांकि मेडुला नाम तो स्पाइनल कॉर्ड का है। और ऊपर से जब हम जाएंगे सेरी में, तो सेरी का जो सरफेस वाला स्ट्रक्चर है सेरिब्रम का, वो कार्टेक्स है, तो उसका जो अंदर वाला व्हाइट मैटर होगा वो मेडुला होना चाहिए। है तो सही, लेकिन पहले ही हम फंसे हुए हैं यहाँ पर, फिर उसका नाम भी मेडुला डाल दें तो ये सारा ब्रेन मेडुला हो जाएगा। चार जगहों पे मेडुला मेडुला, तो फिर तो आप परेशान हो जाओगे इतना कुछ के। जब ये सेरिबेलम में आएंगे तो इसका भी पेरीफ्री जो है वो ग्रे मैटर है, उसको भी हम कहते हैं वहां पर सेरिबेलार कार्टेक्स। तो उसके अंदर जो व्हाइट मैटर का गुदा भरा हुआ है, फिर वो भी मेडुला है, बिल्कुल है, लेकिन हम कहते नहीं उसको मेडुला, जानबूझ के नहीं कहते हैं, ताकि इतने मेडुला जमा हो जाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए उसको मेडुला आप ना कहें। लेकिन कार्टेक्स को कार्टेक्स कहेंगे आप, वहां तो कोई मसला है नहीं, कार्टेक्स तो बार बार यूज ही नहीं हुआ है। या तो कार्टेक्स है आपके सेरिबेलम में, एक सेरी में, या दूसरा सेरिब्रम में। बहुत ह्यूज कार्टेक्स है सेरिब्रम का भी और सेरिबेलम का भी, इतना फोल्डेड होता है कि आप खुद सोच सकते हो। देखिए आपको जो सल्काए नजर आ रहे हैं, ये ऐसे, ये इस तरीके से फोल्डिंग की वजह से है। ये सेरिब्रम सेरिबेलम में, ऐसा ही सेरिब्रम में भी है। सेरिब्रम में फोल्डिंग ज्यादा नहीं है, वो ऐसे करके ऐसे। सेरिबेलम की कार्टेक्स को अगर आप अनफोल्ड कर देंगे ना, अगर ये जो उसमें फोल्डिंग्स पड़ी हुई है, ये क्रीजेस और ये जो फोल्डिंग्स पड़ी हुई हैं, इसको अगर आप अनफोल्ड करके स्प्रेड कर देंगे ना अगर आप, तो ये आधा फुटबॉल का ग्राउंड भर देगा आपका सेरिबेलम। फुटबॉल का ग्राउंड देखा है ना आपने कितना होता है? आधे फुटबॉल ग्राउंड जितनी इसकी सरफेस एरिया है। और आप अपनी खोपड़ी के अंदर देखें जगह कितनी है जिसको दी आप। ये ऐसे है जैसे किसी संदूक में आप रजाई को भर दें, इतनी बड़ी रजाई आप छोटे से संदूक में उसको फोल्ड करके ऐसे स्टफ भर दें उसको। ये है सेरिबेलम आपका। सेरिबेलम को मजाक ना समझना, ये बड़ी जबरदस्त एक डिजाइन से बनाया हुआ है अल्लाह ताला ने। इसे तो सेरिब्रम भी, लेकिन आर्डर सारे सेरिबेलम चलाता है कि वो सबका बाप है, वो ऊपर से सारा प्लेन उधर होगा। ये डब्ल्यू ये जितना सीखा है आपने दुनिया की हर चीज, वो जो लैंग्वेज आपने सीखी है ना, ये सारी सेरिब्रम में इंस्टॉल्ड है। सेरिब्रम में अगर इंस्टॉल ना करवाए ना तो आज आप बोल ही नहीं सकते थे। और आप वो इंस्टॉल कैसे होगी? इंस्टॉल होगी आपकी लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ आपके कानों के जरिए जाएगी। मेरा बेटा जो पैदा होगा या बेटी पैदा होगी, वो जो मेरी आवाज होगी वो आवाज उसके कानों में जाएगी, वो आस्ते 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 इंस्टॉल होके वो लैंग्वेज सीख जाएगी और वही लैंग्वेज फिर बोलना शुरू करेगी। अगर वो सुन नहीं पाएगी, अगर वो खुदा न खास्ता बचपन से ही बहरी है, डेफ है, तो वो गूंगी भी होगी। क्यों? क्योंकि वो डम भी होगी। जो डेफ होंगे बाय बर्थ, जो डेफ होंगे वो डम भी होंगे, क्योंकि इंस्टॉल नहीं होगी ये लैंग्वेज। क्या टंग नहीं है उसको, हाइपोग्लास नर्व नहीं है, क्या स्पीच सेंटर नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वो खाली है, वो स्लॉट ही नहीं। वो उसका उसका वो जो पोर्ट है जो जिसके थ्रू वो इंस्टॉल हो रहा था वही नहीं, कान के अंदर जा ही नहीं रहा है, लैंग्वेज जा ही नहीं रहा, तो गूंगा होगा वो। डेफ और डम होते हैं, ये बाय बर्थ होते हैं डेफ, इसलिए डम होते हैं। डेफ एंड डम जो है ना, इस तरीके से यहाँ। तो ये पूरा सारा खेल आपका सेरिब्रम का है, सारा सेंटर उधर है। इंटेलिजेंट हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, ये वो दुनिया की हर चीज जो सेंसरी होती है, वो आपको जब परसीव होती है तो वो परसेप्शन का जो एहसास है वो सेरिब्रम दिलाता है आपको। थोड़ा बहुत डायंसेफ्लॉन भी, लेकिन ज्यादातर सेरिब्रम। ये जो आपको कलर डायमेंशंस, और फिर जो आप चीजें देखते हो तो पहचान जाते हैं। बाहर से आवाज आती है चिड़िया की, तो बोलते हैं ना चिड़िया, ऐसे थोड़ी कि शेर दौड़ रहा है बाहर, पता होता है ना, हालांकि चिड़िया आप देख नहीं रहे होते, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ये आवाज है, ये फिगर है, ये फला है, मेरी देखी, ये मेरी सुनी हुई। फोन पे आवाज सुनते हैं आप, अपने दोस्त की आवाज सुनाई देती है आपको, तो आपको समझ जाते हैं फलां दोस्त है। वो बताता भी नहीं है आपको कि मैं कौन हूँ। कुछ उसकी आवाज सुन के, कुछ उसके तेवर से भी पता चल जाता है कि ये क्या है, बदतमीजी वही होगा, लेकिन उसके बदतमीजी वाली आवाज। तो ये सारी चीजें मिला के फिर ब्रेन डिसाइड करता है फलां आदमी है। तो सेरिब्रम को आप आसान ना समझे, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। चलें अब बात करते हैं इसकी कि ये जो मोटर न्यूरॉन्स है, तो खेल अब बिलाखिर करेगा तो यही, लेकिन प्रोग्राम ऊपर होगा, सेरिब्रम करेगा, क्योंकि सारी मेमोरी उधर है। ये सारा पूरा का पूरा वो सारे मिलाएगा, ये वो सारी चीजें वो ऊपर करेगा। उसको पता है कि पहले ऊपर किया जाता है, डब्ल्यू को पहले ऊपर से नीचे लिया जाता है, फिर ऊपर किया जाता है, फिर ये नीचे, ये सारा ब्रेन प्रोग्राम करेगा। आप देखिए हर चीज से आपके फिंगर्स की मूवमेंट चेंज होगी, पहले एक्सटेंशन, फिर फ्लेक्शन, फिर एक्सटेंशन, फिर फ्लेक्शन। ये कोई मजाक ना समझे आप, ये डिजाइन अल्लाह ताला ने कैसे रखा है, आप खुद सो हैरान रह जाए। ये तो आप कर लेते हैं ना आराम से, इसलिए आपको कदर नहीं है इस चीज। जो नहीं कर सकते उनसे जाके पूछो। ये बोल सकते हैं ना आप, ये जो आप इस तरीके से इतनी हम लोग बकवास करते रहते हैं, वो कितनी आप देखें
कितने वर्ड जो एक लेटर दूसरे से मिला के दूसरा तीसरे से दोनों वर्ड मिलाया, ये वो अच्छे तरीके से हम जानबूझ के उसको रोक रोक के इस तरीके से बात करते हैं ताकि दूसरे को बुरा न लगे फला। कितनी चीजें एक सेकंड के अंदर आप कितना सोच लेते हैं, क्योंकि सब कुछ आराम से कर लेते हैं ना, इसलिए आपको उसकी कदर नहीं है। जो ऐसा नहीं कर सकते उनसे जाके पूछो, तो एक लफ्ज भी बोल नहीं पाते मुंह से, जबान होते हुए भी, तो दिल चाहते हुए भी, उनसे जाके पूछो मामला क्या है। हमारे हमारे हाथ पांव होते हैं ना, जिनके नहीं होते उनसे जाके पूछो। एक पूरा आम जो है वो नया डलवाने में करोड़ों रुपए खर्च आ जाते हैं। एक आंख दूसरी तो डलवा के दिखाओ, एक कान, वो ऑसिकल जो ना 3 छोटे से, उसके जो इम्प्लांट मिलते हैं, उसके जो प्रोस्थेटिक मिलता है ना, वो प्रोस्थेटिक देखो मुश्किल से 2 तोले के भी नहीं होते, वो कितना हल्का होता है। 25 लाख उसके इम्प्लांटेशन की, ऑपरेशन की फीस है उसकी, उसका खर्चा है। तुम्हें अल्लाह ताला ने मुफ्त में दे दिए दोनों में, ताकि इधर उधर के झूठ वूठ सुनते रहो। तो वो जो है 3 जो है आप 3 ऑसिकल छोटे से वो आपको मुफ्त में, है ना। एक पूरी बॉडी इंसान की जो है ना, वो बिलियंस ऑफ रुपीस की है एक बॉडी। एक जो आप कहता है ना कि मैं गरीब हूँ, वो पागल है बिल्कुल, उसको पता ही नहीं है कि वो खुद खुद अरबपति है। अल्लाह ताला ने मुफ्त में उसको चीजें बांट दी। अब उससे फायदा उठाना तुम्हारा काम। अब तुम्हें कोई 2000 एकड़ जमीन दे दे, तुम जाके घर में सो जाओ, तो वो 2000 एकड़ जमीन तो बंजर पड़ी हुई होगी, वो तो कुछ भी नहीं करेगी, फिर तो तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, तुम गरीब ही हो। ये जो चीजें आपको दी गई हैं ना, ये हजारों एकड़ जमीन के बराबर है, इससे फायदा उठाना तुम्हारा काम। कुछ लोग उससे भीख मांगते हैं, कुछ लोग उससे हुनर सीखते हैं, हाथ तो वही है। तो अल्लाह ताला ने ऐसी चीजें हमें हमें दी हुई हैं, जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अब ये जो चीज है यहाँ पर, तो इसका मकसद है काम ये करेगा, विजडम वो देगा। मानो मोटर एक्टिविटी में 2 न्यूरॉन्स का खेल चलता है। ऊपर जो न्यूरॉन है जिसकी सेल बॉडी कॉर्टेक्स में पड़ी हुई है, ये अपर मोटर न्यूरॉन कहलाता है। जो अगर डैमेज हुआ कॉर्टेक्स में, तो विजडम नीचे नहीं जाएगी। रास्ते में भी अगर कहीं डैमेज हुआ, कहाँ, मिड ब्रेन में कहीं डैमेज हो गया, पोन्स में कहीं डैमेज हो गया, मेडुला में कहीं डैमेज हो गया, तो मामला वही होगा, यानी नीचे से काम नहीं होगा। इसको हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स। फिर पता नहीं किधर हुई है ये पता लगाना न्यूरोलॉजिस्ट का काम है, लोकलाइज करे उसको कि गड़बड़ किधर है। लेकिन वो पता तब लगाएगा जब उसको पता होगा ना कि ये चीज गुजर कहां से रही, क्योंकि ये सिर्फ मिड ब्रेन से तो नहीं गुजर रही, इससे पहले वो व्हाइट मैटर ऑफ सेरिब्रम से तो गुजर रही है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर मौजूद होंगे आपके। अब ये पूरा जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा जितना ही अपर मोटर न्यूरॉन है, असल में काम ये नहीं करेगा, काम असल में इंटीरियर हार्न सेल्स करेंगे, कहेगा इनको ये। तो जो अपर मोटर न्यूरॉन जो जो आपका इंटीरियर हार्न सेल में पड़ा हुआ है, ये सेल बॉडी का कलेक्शन, इसको हम यहाँ पे कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स, जिसके कंपोनेंट क्या होंगे, सेल बॉडी, इंटीरियर हार्न सेल्स। वहां से उसके बंडल ऑफ एक्सॉन्स निकलेंगे, तो इंटीरियर रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व, वो पोस्टीरियर रूट के साथ मिलेगी तो मिक्स नर्व, वो सिर्फ डोरेमाय बन जाएंगे तो इंटीरियर पोस्टीरियर एमाय।
फिर एंटीरियर में आगे चलेगा, प्लेक्सस बनाएगा, वहां से ब्रांच उठेगी और आखिर में यहाँ आएगी। लेकिन जो भी आए, जैसे भी आए, इसका काम ऊपर से होना है। तो अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, तो गड़बड़ अपर मोटर न्यूरॉन की भी हो सकती है, गड़बड़ लोअर मोटर न्यूरॉन की भी हो सकती है। अगर एंटीरियर हार्न सेल्स को वायरस खा के चला जाए तो भले अपर मोटर न्यूरॉन चाहे कितना भी सर पीटे, आगे से काम आपका होगा नहीं, क्योंकि असल तो काम उसको करना था। ये यूं समझ लो एक तरह से कि ये एक मिस्त्री या मजदूर है, वो इंजीनियर है, नक्शा ये बनाएगा, एग्जीक्यूट ये करेगा। इंजीनियर का दफ्तर खुला हुआ है, वो नक्शे बना रहा है, लेकिन नीचे से लेबर स्ट्राइक पे चला गया, तो जाहिर है वहां काम नहीं होगा उस दिन। लेकिन लेबर आ गया है, उधर इंजीनियर आज बीमार हो गया, उसका दफ्तर बंद पड़ा है, प्लान के कैसे प्लान आएगा, प्लान उसका नक्शा तो आएगा ही नहीं उसके ऑफिस, तो भी काम नहीं होगा। हमें पता लगाना होगा कि ये अपर मोटर न्यूरॉन प्रॉब्लम है कि लोअर मोटर है, मजदूर हड़ताल पे है कि इंजीनियर नहीं आया, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होगी। ये लोअर मोटर अगर चला गया तो खास तौर पे लंबर रीजन में नीचे वाले जो लोअर मोटर बायोलेटरली चले जाते हैं पोलियो वायरस में, इसलिए लोअर लिम्ब की मसल्स जो हैं दोनों की दोनों साइडें पैरालाइज। अपर मोटर बैठा हुआ होता है, लोअर मोटर है ही नहीं, बायोलेटरली लोअर पार्ट में दोनों लेग्स पैरालाइज, पैराप्लेजिया। सेंसरी का कोई मसला नहीं है, हाथ लगाओगे तो फीलिंग आपको होगी, मसल आपका मूव नहीं होगा, लेग आप मूव नहीं कर सकते, ये पोलियो में होता है, ये पोलियोमाइलाइटिस जिसको कहते हैं, तो वो लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज है। ऊपर से ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई मिड ब्रेन की या सेरिब्रम की या पोन्स की या मेडुला की, ये लोअर, ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, जिससे फालिज हो जाता है, जिसको फालिज भी कहते हैं, वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, इस वक्त जहाँ पर जैसे आपको दिखाया मैंने, ये अपर मोटर न्यूरॉन कहाँ बैठा हुआ है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, उसका एग्जान कहाँ चला, उसका एग्जान इस वक्त कहाँ बैठा हुआ है, लेफ्ट साइड पे हम कह रहे हैं, सेरिब्रम ऑफ द लेफ्ट साइड पर, कॉर्टेक्स में बैठा हुआ है। तो जब आप उसको यहाँ से उसका एग्जान ट्रेस करेंगे तो एग्जान कहाँ आएगा, ब्रेन स्टेम में। किस साइड पे, जिस साइड का है उसी साइड में जाहिर है, लेफ्ट का है तो लेफ्ट में, पोन्स में किस साइड पे, लेफ्ट में, मेडुला में किस साइड पे, लेफ्ट में, ये लेफ्ट। लेकिन जैसे ही ये मेडुला के लास्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, यानी फोरामेन मैग्नम पर, बेस ऑफ स्कल पर, और अभी स्पाइनल कार्ड शुरू होगा, स्पाइनोमेडुलरी जंक्शन होगी जिस जगह, वहां इसको जाके एहसास होगा कि मैं लेफ्ट पे बड़ा आराम से आ तो रहा हूँ, लेकिन मेरी टेरिटरी तो राइट है, बिकॉज आपको पता है कि लेफ्ट सेरिब्रम कंट्रोल द राइट ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट विल कंट्रोल द राइट ऑफ द बॉडी। तो लेफ्ट राइट को कंट्रोल कर रहा है, राइट लेफ्ट को, तो ये मैं तो लेफ्ट का हूँ, मैं लेफ्ट का हूँ, ये ऐसे ही मैं छलांगे लगाता हुआ चला गया तो मैं तो फिर ये लेफ्ट पे चला जाऊंगा, लेफ्ट तो मेरी टेरिटरी ही नहीं है। लास्ट मोमेंट, लास्ट स्पाइनोमेडुलरी जंक्शन पे ये फाइबर्स क्रॉस कर जाएंगे और अब इनका फाइनल ट्रेवलिंग होगी कहाँ, स्पाइनल कार्ड में। स्पाइनल कार्ड किस चीज में, व्हाइट मैटर में। व्हाइट मैटर में कौन से व्हाइट में, लेटरल व्हाइट कॉलम में, आपको अभी दिखाया मैंने। अगर आप स्पाइनल कार्ड को ऐसे करें और इसमें सेंट्रल कैनाल डालें और इसके दो हाथ ऐसे बनाएं लाइक दिस, ये आप इसका एक रूट लें, ये इसका दूसरा रूट लें ऐसे, तो आप देखेंगे कि इसके ये तीन कॉलम बन जाएंगे, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। क्या यहाँ पर हमने ये इंटरमीडिएट फिशर देखा, तीन कॉलम, इनको कहते हैं पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम, इनको कहते हैं लेटरल व्हाइट कॉलम, इसको कहते हैं इंटीरियर व्हाइट कॉलम। तो जब आप यहाँ तक इस तरीके से आए हो, जैसे आप टर्न करके ऐसे जाओगे तो इसका फर्दर रनिंग कहाँ होगा, लेटरल व्हाइट कॉलम। तो खुद ही आप देखें जो क्रॉस होगा तो वो ज़ाहिर लेटरल ही जाएगा। तो वो लेटरल व्हाइट कॉलम में चला जाएगा। और ये जो मैंने आपको क्रॉसिंग करके दिखाई है, ये क्रॉसिंग 100% फाइबर्स क्रॉस नहीं करते हैं, 3/4 करते हैं, 75% फाइबर्स क्रॉस। तो यहाँ पर बहुत खासा लोड हो जाएगा इसका, 3/4 जो क्रॉस कर गए ना जैसे, लेटरल में चलेंगे। अब इसका फर्दर रनिंग यहाँ होगा, लेकिन इसके अंदर जो 1/4 बाकी वाला है वो क्रॉस नहीं करेगा, वो सीधा चलेगा सेम साइड। तो जब सेम साइड चलेगा तो किधर, इस जगह, एंटीरियर व्हाइट कॉलम ऑफ द सेम साइड। तो ये आप खुद देख सकते हो कि ये वाला जो इस वक्त एक ही साइड पर है, उसका ये रेड वाला पोर्शन क्रॉस कर गया है और ग्रीन वाला पोर्शन सेम रहा है। ग्रीन वाला पोर्शन है टोटल मुश्किल से 1/3 या 1/4। तो वो जो लेटरल क्रॉस कर गया है उसका टारगेट होगा
आखिर में विजडम डालेगा किसके कान में? एंटीरियर हार्न सेल्स में। तो काम आपका हो जाएगा, क्योंकि एंटीरियर हार्न सेल मजदूर की तरह बाहर जाके स्केलेटल मसल को एक्साइट करेंगे ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो फाइबर इस वक्त यहाँ पे मैंने, जिसकी सेल बॉडी ऊपर बैठ के तमाशे देख रही है और सारा कुछ कर रही है अपने एक्सॉन्स के थ्रू, तो ये एक्सॉन्स रन करते हैं कहाँ पर? विद इन द ब्रेन। वो ट्रेवल किया है किधर से? कार्टेक्स से स्टार्ट हुए हैं, व्हाइट मैटर ऑफ सेरिब्रम में, डायनसेफलॉन के बाहर से, फिर मिड ब्रेन में, फिर पोन्स में, फिर मिडिला, तो बिल आखिर जाके स्पाइनल कार्ड के एंटीरियर हार्न सेल में। तो कह देंगे कि बिल आखिर स्पाइनल कार्ड में। स्टार्ट कहाँ से हुए? कार्टेक्स ऑफ द सेरिब्रम से। तो वहां से वर्ड कार्टिकल ले लेंगे, यहां से वर्ड स्पाइनल ले लेंगे। तो ये जो बंडल ऑफ फाइबर्स होगा, भले इसकी माइलिन शीट ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल से ही क्यों ना बनी हो, क्योंकि ये अंदर ही अंदर होते हैं स्पाइनल कार्ड के अंदर, और मेडुला और सब के अंदर होते हैं, विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, तो इनको मिनरल ट्रैक्ट, और ये ट्रैक्ट कहलाता है कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ऊपर कार्टिको है, नीचे स्पाइनल है, एंड उसका स्पाइनल कार्ड में हुआ है, क्योंकि इसके सिग्नल्स होते हैं कहाँ? डिसेंड करते हैं अवे फ्रॉम सेल बॉडी, जाहिर एग्जाम अवे फ्रॉम सेल बॉडी जाता है, तो इसको हम डिसेंडिंग ट्रैक्ट कहते हैं। ये किंग ऑफ ऑल ट्रैक्स है। सारे डिसेंडिंग ट्रैक भूल भी जाओगे ना, इसको कभी नहीं भूलना, क्योंकि डिजीजेस ज्यादातर इसी की आएंगी। बाकी अगर याद ना भी रहे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको याद ना करो, ना याद ना भी रहे, अगर तुम्हें मतलब बजे दें कि यार इतना ज्यादा नहीं याद होंगे, तो इसको तो हर हाल में याद रखना। ये याद ना रहा तो समझ लो आधी डिजीजेस तो गई, ये आपको समझ में नहीं आए। तो ये चीज, इसको हम कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। तो कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ब्रेन स्टेम में कहाँ होगा देख लेंगे, पोन्स में कहाँ होगा, लेकिन मेडुला ऑब्लांगेटा में, क्योंकि इसका टारगेट था स्पाइनल कार्ड। ब्रेन स्टेम के वेरियस पार्ट से वो गुजरा जरूर है, लेकिन किसी से बात नहीं की, और जब हम किसी से बात नहीं करते तो बाहर बाहर से ही चले जाते हैं। अगर हम हैदराबाद शहर में कोई काम नहीं है, हमें जाना है नवाबशाह या कहीं और हाला वगैरह, तो आप देखिए वहां बाईपास से चले जाते हैं, हम शहर के अंदर नहीं आते। तो ये भी बाहर बाहर से जाएंगे, इतना सुपरफिशियल कि तुम ब्रेन स्टेम पर अगर हाथ लगाओगे तो ये आपको फील हो गया। पोन्स में भी बाहर बाहर से, मेडुला में भी बिल्कुल बाहर बाहर से, जैसे इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कौन सी साइड? सेम साइड। कितने फाइबर? अभी तक तो 100%। और जब ये स्पाइनल कार्ड में जाएंगे तो मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो लोड कहाँ पड़ेगा? वहां लेटरल में ज्यादा लोड होगा, तो लेटरल वाला साइड जो है थोड़ा सा बल्ज करेगा। इंटीरियर में क्योंकि नहीं होगा इतना लोड, 1/3 होगा, तो वो फ्लैट होगा, इंटीरियर विल बी फ्लैट, लेटरल विल बी मोर बल्जिंग। इसका मकसद ये हो गया कि जब हमें मेडुला में था तब तो 100% लोड आ गई था। कौन से कॉलम में? वहां का एंटीरियर वाइट कॉलम, क्योंकि बार बार से रन कर रहे हैं, तो एंटीरियर वाइट कॉलम तो बहुत ज्यादा बल्जिंग होगा, बिल्कुल है इतना बल्ज, यानी एंटीरियर वाइट कॉलम विल बी वेरी मच बल्जिंग, एक साइड से भी जा रहा है, दूसरी साइड से भी। और इनमें जो फाइबर्स होंगे किस चीज के? वही कार्टिको स्पाइनल। कौन से साइड वाले? जाहिर है सेम साइड वाले, क्योंकि अभी तो क्रॉस हुआ नहीं। और ये जो बल्ज है कहां तक होगा बल्ज? जाहिर है थ्रू आउट। क्यों थ्रू आउट? क्योंकि ये फाइबर तो आखिर में जाके क्रॉस होगा। तो ये जो बल्ज होगा वो इस वक्त यहाँ पर आपको इस पिलर्स की तरह यहाँ नजर आ रहा है। अब खुद अंदाजा लगाएं कितना बल्ज है, जैसे सरफेस ऊपर उठ के आ गया है, ऐसे जैसे आपके जेब में कोई पेपर या आपका मोबाइल पड़ा हो तो देखेंगे आपका पॉकेट जो है ना बाहर निकल आता है, ये बाहर निकल आया पॉकेट, ये बल्ज हो गया। तो ये बल्ज की तरह जो कॉलम खड़े हैं इनके अंदर रन कर रहे हैं दरअसल कार्टिको स्पाइनल फाइबर्स, यहाँ नहीं है सिर्फ, ये ऊपर से आ रहे हैं। और ये जो बल्ज है ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड लाइन, और मिड लाइन में आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका फिशर नजर आ रहा है आपको, देख रहे हैं ये आपको फिशर नजर, ये वही फिशर है जो स्पाइनल कार्ड में भी एंटीरियर मीडियन फिशर, और इसके दो तरफ व्हाइट कॉलम्स है, जो स्पाइनल कार्ड में एंटीरियर व्हाइट कॉलम्स थे वहां फ्लैट थे, क्योंकि सिर्फ 1/4 फाइबर्स थे, इसमें 100% फाइबर्स हैं, जिसलिए बल्ज बन गया है। इस बल्ज का नाम है पैरामिड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पैरामिड। और इसमें आपका रन कर रहा है कौन? कार्टिको स्पाइनल फाइबर्स, इसलिए कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट को हम कहते हैं द पैरामिडल ट्रैक्ट, और इसकी लीजन का नाम होता है पैरामिडल ट्रैक्ट लीजन्स। टारगेट इसका क्या है? एंटीरियर हार्न सेल्स। तो एंटीरियर हार्न सेल्स इनका टारगेट है, जो है दरअसल लोअर मोटर न्यूरॉन मजदूर की तरह काम वो करेंगे, बोलेगा ये, क्योंकि अकल इसके अंदर है, क्योंकि मेमोरी, ये मेमोरी की दुनिया से आ रहे हैं, इंस्टॉल उधर है, लर्निंग सारी उधर है, सारी विलफुल और पर्पसफुल एक्टिविटी इसी के कहने पे होगी।
लेकिन करेंगे दूसरे, क्योंकि इंजीनियर नहीं रखता ईंटें और गारा वगैरह, वो कंक्रीट वो नहीं डालता। वो सिर्फ आपको बताएगा रेशो ये है, ये फलां है, ये फलां है, ये इसको इस तरीके से इस एंगल से रखना है फलां। ये आपको थ्योरेटिकली बताएगा, प्रैक्टिकली समझा भी देगा। हाथ नहीं डालेगा कभी भी ईंट में और गारे में। वो मजदूर करेगा, वो इंटीरियर हाउस सेल्स करेगा। और ये पूरा जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो अभी आपको मैंने बताया, तो पैरामेडल तो ऐसा नहीं है कि इंटीरियर हाउस सेल सर्विस की बात समझते हैं। असल तो ये है, जाहिर है प्रोग्राम तो ये करेगा, ये वाले कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक्ट्स। लेकिन उस एंटीरियर हार्न सेल्स पे अपोजिट साइड जाहिर है, उस एंटीरियर हार्न सेल को और लोग भी काफी डिस्टर्ब करते हैं, वो अपनी अपनी काबिलियत झाड़ते हैं उस पर। वो कौन डालता है? वो कोई ब्रेन स्टेम से कोई होगा, सेल बॉडी कलेक्शन, वो भी इसको तंग करेगा। वो कहेगा तुम्हारा बॉस तो तुम्हें ये कह रहा है, लेकिन थोड़ा सा मेरी बात भी मान लो। कोई पोन्स वाला आएगा, कोई मेडुला वाला आएगा, कोई उधर व्हाइट मैटर ऑफ सेरिब्रम में से कोई आएगा। ये भी इसको तंग करते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी होते हैं। जैसे ना एक फादर है जो एक जगह एक बिल्डिंग बनवाना चाहता है, पॉकेट तो उसका है, पैसे तो उसको खर्चाएंगे ना। लेकिन बेटे भी जाते हैं वो बकवास करने के, नहीं नहीं ये इसको ऐसे होना चाहिए, टाइल मुझे फलां पसंद है, फलां। पैसे उसके बाप को भरने हैं, उसको पता है मेरे पॉकेट में कितनी इजाजत देता है पॉकेट। लेकिन दूसरे भी आते हैं, फिर उसकी बीवी भी आती है, फिर मोहल्ले वाले आते हैं, ये क्या किया तुमने, ये यार ऐसे ऐसे किया, मैंने फलां जगह बनाई थी, ये बहुत सारे और बकवास करते हैं। लेकिन असल चीज उसकी होती है जो बॉस है। बॉस वो है जिसके पॉकेट से पैसे निकल रहे हैं, मालिक जो है वो। तो मालिक है इस वक्त ये वाला कार्टिको-स्पाइनल, लेकिन दूसरी बकवासें भी हो रही हैं साथ साथ। लेकिन वो जो दूसरे वाले आ रहे हैं ना ट्रैक्ट बनाते, वो जाहिर ट्रैक्ट ही होंगे ना, खुद तो नहीं आके कान में कहेंगे उसको। शेर बॉडी ऊपर बैठी होगी, ये सारे ट्रैक, इनको ट्रैक्स कहते हैं, ये सारे डिसेंडिंग ट्रैक्स। और सारे डिसेंडिंग ट्रैक्स का इफेक्ट किस पर है? मोटर न्यूरॉन्स पर। ये मोटर ट्रैक्स है मोस्टली। लेकिन ये जो बाकी दूसरे आए हैं ना छोटे छोटे करके, ये कोई उधर से आया कोई इधर से आया, इनको पैरामिड में जगह नहीं मिलेगी। पैरामिड में सिर्फ मालिक रहता है बस। बाकी सारे पैरामिड के बाहर ही होंगे, होंगे इस ब्रेन के अंदर ही, लेकिन पैरामिड में नहीं। इसलिए उन सारे ट्रैक्स को, अगर वो कार्टिको-स्पाइनल नहीं है और कोई मोटर है और एंटीरियर हार्न सेल पे हुक्म चला रहा है, तो हमारी तरफ से उसका नाम डाल दे एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स। बहुत सारी डिजीज होती हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स की डिजीजेज, उसके सिम्टम्स अलग होते हैं, उनको अलग से एग्जामिन किया जाता है। ये बात आगे की है, लेकिन आपको पता तो हो ना एक्स्ट्रा पैरामिडल क्यों कहते हैं उसको। और ये जो अभी पैरामिडल बताया है मैंने, ये जो पैरामिडल ट्रैक्स आप देख रहे हो इधर, ये सिर्फ पैरामिड में रन नहीं करते, इन्होंने पोन्स में पहले ट्रेवल किया हुआ होता है, पहले मिड ब्रेन में, उससे पहले कहा, उससे पहले कहा। लेकिन फिर भी उनको कहते हैं पैरामिडल है। तो क्या ये सिर्फ पैरामिडल से, या क्या यहां से स्टार्ट होते? नहीं, ये मिसनोमर है। क्लिनिशियंस को पैरामिडल वर्ड पसंद आ गया है, इसलिए कार्टिको-स्पाइनल का दूसरा नाम डाला है पैरामिडल। हालांकि वो पैरामिड में नहीं होते, सिर्फ पैरामिड में उनका थोड़ा सा कंपोनेंट होता है, गुजर होता है उनका वहां से। गाड़ी कराची से चली, हैदराबाद से गुजरी है, तो हम कहेंगे क्या कि हैदराबाद की गाड़ी है ये? वो तो रोड़ी से भी गुजरेगी, लाहौर जाने वाली, मुल्तान से भी गुजरेगी। लेकिन अगर मैं मुल्तान पसंद आ गया तो हम उसका नाम मुल्तान एक्सप्रेस डाल देंगे, हालांकि वो हैदराबाद से भी गुजरी है। वो मुल्तान की गाड़ी थोड़ी है, जाना उसको लाहौर में, चली कराची से, तो मुल्तान ही क्यों? बस पसंद आ गया नाम किसी को, तो हम उसको इसी तरीके से हमको। तो ये पैरामिड में से गुजरे हैं, पैरामिडल ट्रैक, पता नहीं किसको पसंद आ गया ये पैरामिड। कोई पोंटाइन ट्रैक भी डाल सकता था, नहीं आया है उनको पसंद, अब क्या करें। हम जिद नहीं करते कि पोंटाइन क्यों नहीं डाला, मिड ब्रेन को मेसेनसेफेलिक ट्रैक डालते यार, कार्टिको-स्पाइनल अच्छा नाम नहीं था क्या? भाई जो नाम डाला है तुम डाल दो, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम लोगों ने लिखी है क्या किताबें? जिसने लिखी है उसकी मर्जी है, वो चाहे कुछ भी नाम डाल दे, इसका अपने नाम पे रख दे, तुम्हें कहना है उसको। पार्किंसन डिजीज पार्किंसन ने अपने नाम पे रख दी हुई है, उसको थोड़ी थी डिजीज, उसने डायग्नोस की, रख दी नाम, अब तुम कहते हो ना उसको। हार्नर सिंड्रोम को, हार्नर को था क्या वो सिंड्रोम, तो उसने अपने नाम पे रख दिया, उसने डायग्नोस किया था सबसे पहले। कहने का मकसद है जिद नहीं करना होता है। लोग उमन करते हैं ना, कुछ एग्जामिनर होते हैं ऐसे, ये फीमर है, फीमर को फीमर क्यों कहते हैं? तुम दो दो उसके हाथ में टिबिया, तुम बताओ टिबिया को टिबिया क्यों कहते हैं? थाई को थाई क्यों कहते हो? फुट कह दो उसको। ऐसे तो हजारों लाखों वर्ड है, हमको लैंग्वेज के टीचर हैं क्या? हम क्यों बताएंगे कि थाई को थाई, थाई को थाई, तुम इसको थाई कहो, बात खत्म बस। हर एक की मीनिंग का मसला है, मकसद है मुझे पता
ये होना चाहिए कि यहाँ थाई को लेके क्या प्रॉब्लम होते हैं। अगर पेशेंट आए मुझे कहे कि मुझे थाई में पेन है, तो मेरा दिमाग उस तरफ जाए कि थाई ये होती है। अब थाई को थाई क्यों कहते हैं, इसको लेग क्यों नहीं कहते, लेग को थाई क्यों नहीं कहा, तो फिर बैठे हुए तो फिर टीचर ही हो जाओगे इंग्लिश के या उर्दू के या किसी लैटिन के, बाकी मेडिसिन तो नहीं होगी आगे तुम लोग से। समझ, ये जितना भी आपने यहाँ पे देखा है, इसको यहाँ पर हम कार्टिकोस्पाइन ट्रैक्ट। अब इसका मकसद ये होगा कि मेडुला ऑब्लांगेटा में सबसे बड़ा मेजर जो फीचर है वो है इसका पैरामिड। चेंज हो गया ना। अब देखो स्पाइनल कार्ड और मेडुला में फर्क आ गया कि नहीं। ये वाली चीज स्पाइनल कार्ड में नहीं होगी, क्योंकि उधर तो क्रॉसिंग होकर डिस्ट्रीब्यूट हो गए फाइबर, 3/4 लेटर में चले गए, 1/4 सेम साइड पे आया, तो एंटीराइड कॉलम इतना बल्ज होगा ही नहीं, यहाँ होगा तो पैरामिड आ गया। एंटीमीडिएट फीचर तो वैसा ही है जैसे उधर था, जैसे यहाँ पे, तो चेंज हो रहा है, ये अपनी शक्ल को बदल रहा है। तो आगे से जब ये करोगे तो अपनी शक्ल को आप बदलेंगे, यहाँ पे बदलेंगे, जब यहाँ बदलेंगे तो कहेंगे चलो ठीक है, ये जो स्पाइनल कार्ड था यहाँ आगे एंटीमीडिएट फिशर भी था, वो भी है, एंटीराइड कॉलम थोड़ा बल्ज हो गया, चलें ठीक है, बाकी तो सारा सेम हो ना भला, ऐसे हो जाए ना। अंदर सेंट्रल कैनाल भी देख लेंगे, ग्रेमेटर भी था। यहाँ का मेडुला ऑब्लांगेटा में जब हम जाएंगे तो यहाँ का ग्रेमेटर हॉर्न्स की शक्ल में नहीं होता, ये सेंट्रल ग्रेमेटर होता है ऐसे। वो उधर आपने देखा था, वो हॉर्न्स की शक्ल में था ऐसे, यहाँ हॉर्न्स की शक्ल में नहीं होता। ये ऐसे होता है। हाँ, ये और बात है कि सल्कस लिमिटस इसमें भी होगी, मोटर सेंसरी और मोटर पार्ट्स इसमें भी होंगे, हॉर्न्स नहीं होंगे। सेंसरी रीजन कर लोगे, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, फिर मोटर जो एरिया होगी उसके अंदर फिर इनवॉलंटरी और वॉलंटरी के कॉलम्स भी होंगे, सब कुछ सेम होगा, लेकिन ऐसे हॉर्न्स की शक्ल में नहीं, जैसे स्पाइनल कार्ड में हॉर्न्स की शक्ल में होता था। दूसरा, आपने देखा जब हॉर्न्स की शक्ल में आप यहाँ पे लेके आए थे, देखिए जैसा यहाँ पर हमने देखा था, ये स्पाइनल कार्ड है, ये हॉर्न लेके आए थे ऐसे हम, तो जब ये पोस्टीरियर हॉर्न था ये, तो ये काम क्या करता था, सेंसरी। अब सेंसरी तो बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ अगर है बाहर से पेन रिसीव करने वाला तो करेगा तो पोस्टीरियर हार्म, लेकिन उसकी जगह अपनी होगी, एक खास होगी, ये टुकड़ा होगा उसका कि भाई ये वाला टुकड़ा रिसीव करेगा पेन को, ये वाला टुकड़ा रिसीव करेगा प्रेशर को, ये वाला टुकड़ा रिसीव करेगा। माना वहां पर पोस्टीरियर हार्म में भी छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, जैसे ना एक पूरी कंट्री होती है, भाई सारे लोग पॉपुलेशन 30 करोड़, लेकिन 30 करोड़ में ये लोग मुसलमान हैं, ये लोग क्रिश्चियंस हैं, ये लोग ज्यूज हैं, ये हिंदूज हैं, ये फलां, ये सारी कम्युनिटीज हैं, लेकिन सब मिला के हैं पाकिस्तान, सब मिला के हैं पोस्टीरियर हार्न के, लेकिन ये फला फला है। तो हर एक कम्युनिटी को हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब हर आदमी न्यूक्लियस नहीं है, हर आदमी के अंदर बैठी हुई वो चीज जो दिल है वो न्यूक्लियस नहीं है, जैसे हम उमूमन कहते हैं ना सेल के अंदर बैठा हुआ वो जो सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस है। अब वो बात अलग हो गई, अब न्यूक्लियस की डेफिनेशन यहाँ डिफरेंट है। This is a cell body collection, discrete collection of the cell bodies for one particular action, one particular function. It's called the nucleus. तो यहाँ ये क्या होगा, पोस्टीरियर हार्न सेल का न्यूक्लियस होगा जो पेन को रिसीव करवाएगा। पेन के सिग्नल, अभी पेन हुआ नहीं है, ये फाइनली पेन की शक्ल में जाहिर होगा, महसूस होगा पेन की शक्ल में। अभी फिलहाल करंट है, इंपल्स है, ये रिसीव करेगा ये। यानी यूं समझ लो कि काउंटर में आगे सारा स्टाफ बैठा हुआ है, वो फर्स्ट ईयर के फॉर्म ले रहा है, वो सेकंड के ले रहा है, थर्ड के, फोर्थ के फॉर्म, इस तरीके से आप बैठे हुए। तो ये जब यहाँ पर होता है तो इसका मकसद ये है कि जब स्पाइनल कार्ड में होते हो तो ये, अगर तुम्हें चाहिए पेन वाला पेन की सेंसरी सिग्नल्स को रिसीव करने वाला न्यूक्लियस, तो तुम पोस्टीरियर हार्न को रिक्वेस्ट करोगे, ये तुम्हें दे देगा कि भाई ये टुकड़ा ले लो, ये तुम्हारे लिए है। ये टुकड़ा तोड़ के तुम्हें नहीं देगा कभी, ये हमेशा समझ लेना, ये बहुत बड़ा फर्क है। ये टुकड़ा तोड़ के तुम फ्लोट करके कहीं भी चले जाओ, ऐसा नहीं करेगा। ये हॉर्न इसलिए है कि तुम ये लो टुकड़ा, साथ में रहेगा उसके साथ। जैसे घर घर एक बहुत बड़ी हवेली होती है, आप शादी करके आ गए, वाले साहब को कहेंगे मुझे अलग घर चाहिए, तो वो नहीं कि वो हवेली बेच के आपको हिस्सा दे देगा, नहीं, उस हवेली में से एक पूरा सा टुकड़ा 200 गज पीछे से बोलेगा कि ये है, तुम जगह बनवा लो, चलो बनवा के भी मैं देता हूँ, लेकिन अंदर ही। तो ये सारी हवेलियां हैं, इसके हवेलियों के अंदर ये घर बने, इनमें से कोई टुकड़ा टूट के उसको मालकाना हुकूक नहीं दे देगा उसके। ये स्पाइनल कार्ड है।
लेकिन मेडुला ऑब्लांगेटा ऐसा नहीं है, यानी समझ लो ब्रेन स्टेम ऐसा नहीं है। ब्रेन स्टेम में सब कुछ वही है, डिलेंड भी है उसके पास, सेंसरी मोटर की एरियाज भी हैं उसके पास, लेकिन तुम्हें एक सेंसरी न्यूक्लियस की जरूरत पड़ गया है। एक सेंसरी न्यूक्लियस की जब तुम्हें जरूरत पड़ गई तो ये सेंसरी वाला टुकड़ा तोड़ के तुम्हें दे देगा ऐसे। यानी वाले साहब को आपने कहा कि ये मुझे, मैं शादी करके आया हूँ, मुझे अलग घर बनाना है, मुझे ये हिस्सा दे दें आप मेरी जायदाद में से। वो कहेगा दफा हो जाओ। ये लोग, वो क्या करेगा, दूसरा भी उठ के खड़ा हो गया, मुझे भी चाहिए, मैं भी अगले साल शादी कर रहा हूँ, मुझे अलग घर चाहिए, तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तो आप क्या करेंगे जाहिर, आजकल जाहिर ऐसे ही करेंगे कि वो जायदाद बेचेंगे और उसमें से उसका हिस्सा उसको दे देंगे, उसको कहेंगे दफा हो जाओ यहाँ से। तो होगा ऐसे ही। तो ये टुकड़े टूटते रहते हैं, यहाँ से टूट के वो अपनी घर कहीं भी बना सकते हैं। जब आपको ऐसा मिल जाएगा तो जरूरी है क्या कि आप आपकी हवेली के सामने ही कोई घर खरीद लेंगे, उसके बाद आपकी मर्जी, कहीं भी चले जाओ, मुल्क छोड़ के चले जाओ वहां से, क्योंकि आपने बाप से हिस्सा मांगा है इसलिए क्योंकि आप जान छुड़ाना चाहते हो। वैसे आप उसके साथ तो कभी भी नहीं रहोगे, तो उसके साथ तो आप देखिए दूर जाके, और वहां वैसे जगह होगी भी नहीं। तो यहाँ से आप देखेंगे उसको, ये टुकड़े टूटते रहते हैं। और जब टुकड़े टूटते रहते हैं तो आप उनको कहते क्या हो, जाहिर है न्यूक्लिया। वैसे अब नहीं भी टूटे थे तब भी न्यूक्लिया नाम था, अब तो टूट ही गए। अब टूट गए तो कहाँ रन करेंगे, व्हाइट मैटर में फ्लोट करेंगे, कहाँ के सेटल हो जाएंगे, जहाँ जगह मिली। खासतौर पे कहाँ, अगर ये सेंसरी है तो किधर, अब बोल रहे हैं पोस्टीरियरली, हरगिज नहीं, क्योंकि पोस्टीरियरली इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट्स नहीं हुआ करते, यहाँ सेंसरी और मोटर रूट होते हैं, और चाहे सेंसरी हो चाहे मोटर, वो सारे आगे से निकलते हैं। देख रहे हैं आप, आगे से आगे, ये सेंसरी है इतना बड़ा आगे से, तो मोटर उसके साथ, ये सब आगे, पीछे से कुछ नहीं निकलता। इसलिए ये अगर न्यूक्लियस पीछे से निकला भी तो रहेगा पीछे नहीं, वो व्हाइट मैटर फ्लोट करके आगे आने की कोशिश करेगा, यानी गांव छोड़ के शहर में आने की कोशिश करेगा। वो शहर में आने की कोशिश करेगा, इसका मकसद ये हो गया कि आप अगर इसको मेडुला ऑब्लांगेटा को इस तरीके से करो, तो मैंने बताया आपको कि इसका एंटीरियर ये बल्ज आपने इधर से भी उधर से दिखाया पिरामिड, और पीछे से वो न्यूक्लियस जो टूटा है तो वो भी आगे आने की कोशिश करेगा। आप बोल सकते हैं ये प्लाट तो बिक चुका है, ये प्लाट बिक चुका है, इसके साथ वाला तो खाली है नहीं, ये वाला, तो ये यहाँ आके बैठ जाएगा, और बैठ जाएगा क्योंकि ये न्यूक्लियस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इतना बड़ा होता है कि ये भी इसको बल्ज करा के ऐसे बाहर ऐसे निकाल देता है। एक और बल्ज, ये देख लो, वो बल्ज थ्रू आउट एंटायर लेंथ था, ये बल्ज ऑलमोस्ट हाफ लेंथ तक होता है, नीचे नहीं होता, नीचे आप देखें फिर सीधा हो जाएगा। इस पूरे बल्ज में एक ह्यूज न्यूक्लियस बैठा हुआ है, जो अभी अभी बाप से अलग जायदाद करके यहाँ पर आपके प्लाट लिया है इसने, इतना बल्ज। इस न्यूक्लियस का नाम है, बहुत बड़ा ह्यूज न्यूक्लियस है, वन ऑफ द लार्जेस्ट। इसका नाम होता है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, इसलिए इस बल्ज का नाम पड़ गया है ओलिव। देख लो, देख रहे हैं, ये था पिरामिड थ्रू आउट एंटायर लेंथ, ये इंटरमीडिएट फिशर, और अब हो गया बल्ज। तो इसका मकसद है कि स्पाइनल कार्ड से थोड़ा मुख्तलिफ हुआ ना। अब देखिए स्पाइनल कार्ड ऐसे सीधा बिल्कुल यूनिफॉर्म, ये देखिए ऐसे यूनिफॉर्म, लेकिन इसमें आपने देखा ना ये बल्ज था, बल्ज। फिर आपने देखा इसका ये ऐसे बल्ज, लेकिन वो स्पाइनल कार्ड में ऐसा नहीं है, शक्ल बदल रही है ना स्पाइनल कार्ड से। और एक बल्ज देखा आपने ये पिरामिड का, दूसरा देखा ओलिव का, तो ये एक बल्ज पिरामिड का, दूसरा ओलिव का, तो बीच में सल्कस आ गई। वो ये सल्कस देख रहे हैं आप, ये देखिए सल्कस, ये जहाँ ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं ये सल्कस, क्योंकि ये ओलिव के आगे है तो प्री ओलिवरी सल्कस, या इसको सीधा सीधा बुक लिखता है सल्कस बिटवीन पिरामिड एंड ओलिव, प्री ओलिवरी ना भी कहो तो चलो। और ये वो सल्कस है, इस लैंडमार्क से पहली क्रेनियल नर्व फ्रॉम बॉटम, और बॉटम से जो पहली होगी जाहिर है वो 12वीं होगी, क्योंकि नर्व्स के नंबर तो ऊपर से काउंट होते हैं और हम नीचे से जा रहे हैं, और हमें पहली नर्व से सामना करना पड़ा है, हमारी तरफ से तो पहली है, लेकिन एक्चुअली तो वो 12वीं होगी। वो 12वीं नर्व है, उसका मकसद है कि क्रेनियल में सबसे लोएस्ट है, क्रेनियल में सबसे हाइपो है, और इस नर्व का धंधा ही है कि और कोई काम ही नहीं करती, ये सीधा टंग में घुस जाती है और उसके मसल्स को सप्लाई करती है, मसल्स को सिर्फ, और किसी चीज को, वो मसल भी एक कम, बाकी जितने सबको एक को छोड़ के। और टंग को कहते हैं ग्लॉस, इसलिए इसका नाम पड़ गया है हाइपोग्लॉसल नर्व। कोई भी और मोटर के अलावा और कोई भी काम नहीं करेगी, इसका मकसद है कि ये दायरे प्योरली मोटर होगी।
सेंसरी नहीं करती कभी, हालांकि टंग में बहुत ज़बरदस्त सेंसेशन है, जनरल भी है तो टेस्ट वाली भी है, लेकिन उनके लिए अलग खेल है, ये सिर्फ मोटर के लिए। तो आप खुद सोच सकते हो स्पीच के लिए कितना ज़बरदस्त रोल प्ले करती होगी टंग। मोटर एक्टिविटी एक तो वो है जो आम सी सिंपल मोटर एक्टिविटी है, जो खाने में इधर उधर घुमाते हैं टंग को, लेकिन एक वो है जिसके घुमाने से वॉइस जो है वो वर्ड में कन्वर्ट होता है। फिर जो लेटर आपका वर्ड में जो वॉइस वर्ड में कन्वर्ट, आज आ की आवाज तो गधे को भी होती है, लेकिन गधा बोल नहीं सकता, जानवर बोल नहीं सके। मैं गधा इसलिए कह रहा हूँ कि गधे की आवाज दूर तक सुनाई देती है, साउंड उसकी, तो इसलिए मिसाल दे रहा हूँ, वरना तो हर जानवर को, चिड़िया भी चहचहाती हो, अब साउंड तो उसको भी है, लेकिन बोल नहीं सकती। तोता बोल लेता है कभी कभी, अगर आप जोर जबरदस्ती करें उसको सिखाएं तो तोते कलमा कलमा भी पढ़ लेते हैं, वो जो भी कर ना सकता। अभी न्यूजीलैंड में एक तोते पर जो है ना वो केस चला था, उसको 4 साल सजा मिली थी, क्योंकि उसका मालिक जो है ना उसको ऐसे सिखाया हुआ था, वो उधर बाहर उसको, उसका जो मालिक था उसको किसी स्टोर में, कोई उसका बड़ा स्टोर था पता नहीं, वो तोते को आदत थी, वो जो भी अंदर आता था उसको सीटी बजा के उसको आंख मारता था वो। तो किसी किसी औरत को, किसी लड़की को उसने सीटी बजा के उसको आंख मारी, उसको गुस्सा आ गया, उसने केस कर दिया उसके ऊपर। तोते को 4 साल सजा दी उसने। तोते को क्या दी होगी, जाहिर है उसका जुर्माना पड़ा उसके। तो तोते को थोड़ा बहुत उसको है, एक आध और भी जानवर है, किसी ने मुझे बताया कि वो भी बोल लेता है थोड़ा बहुत, तोता खासा बोल लेता है। लेकिन बहरहाल जो भी है, बोलने की सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, तो ये इसको हाइपोग्लाइसिल नर्व कहते हैं। और यहाँ से हाइपोग्लाइसिल नर्व इमर्ज होती है, सेल बॉडी अंदर होंगी यकीनन, और उस सेल बॉडी अंदर होंगी तो वो सेल बॉडियां क्या करती होंगी, एक ही काम, उसके एग्जॉन्स जब बाहर निकलते होंगे तो वो जुड़ के बनाते होंगे हाइपोग्लाइसिल नर्व। तो क्या उस सेल बॉडी की कलेक्शन को मैं न्यूक्लियस नाम दूं? बिल्कुल दें, बिला खौफ खतर दे दें, आप नाम डाल दें उसका हाइपोग्लाइसिल न्यूक्लियस, क्योंकि उसका वो धंधा ही कोई नहीं है, एक ही के बाहर निकलो और जुड़ के बना दो एक ही नर्व, तो जाहिर है एक ही एजेंडा है ना उनका। तो बाहर निकलेंगे क्या, रूटलेट्स के फॉर्म में, क्योंकि न्यूक्लियस की कलेक्शन लंबी होती है ऐसे, जब बाहर निकलेंगे तो शुरू में अंदर ही से नहीं रूट बन के आ जाएंगे, अंदर जगह नहीं है, ये सारा खेल बाहर जाके करो, ये तुम 10-15 रूटलेट्स बाहर निकालो। हाँ, क्रेनियल कैविटी छोड़ने से पहले बराए मेहरबानी आप मिल जाना। और कभी कभी तो ये शुरू में दो दो होते हैं, ऐसे करके 10-12 रूटलेट जहाँ मिल गए, 8-10 यहाँ से मिल गए, लेकिन हाइपोग्लाइसल कैनाल तक आते आते मेहरबानी करके दोनों मिल जाओ, और जब क्रेनियल कैविटी से बाहर निकलो तो एक हो चुके हो, ये होना चाहिए। और उसके बाद इसका आगे से खेल तो हेड एंड नेक में है, ये प्योरली मोटर नर्व है, वन ऑफ द प्योरली मोटर नर्व्स, कोई सेंसरी फाइबर नहीं और कोई और मोटर फाइबर भी नहीं। ऐसे आपको ये मोटर तो है ना, इसमें इनवॉलंटरी मोटर हो जाता तो फिर भी तो प्योरली मोटर होती, लेकिन इसमें वो भी नहीं, इसमें वो कोई भी काम नहीं, इसलिए क्योंकि ये टन में जा रही है, वहाँ स्पीच का बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है। इतनी हाईली स्पेशलाइज्ड वर्क करने के लिए फिर आपको हाईली स्पेशलाइज्ड नर्व्स भी चाहिए, फिर ये सेंसरी वेंसरी का खेल भूल जाओ, उसके लिए वो नर्व्स हैं, इनको डिस्टर्ब ना करो, ये खास काम के लिए हैं ये, क्योंकि स्पीच का मामला है, हाईली स्किल्ड एक्टिविटी है, इसलिए इसके ऊपर कोई और लोड ना डालो। जैसे होता है ना हाईली स्पेशलाइज्ड ड्राइवर होते हैं जिनको हम कहते हैं, जिनको शोफर्स, हम लोग जो ड्राइवर रखते हैं उनसे दूध भी मंगवाते हैं, आखिर में तो उनसे झाड़ू पोछे भी करवा लेते हैं। ये वो हैं शेफ हैं जो बिल्कुल हाईली प्रोफेशनल होते हैं, वो बात ही नहीं करते, तो मालिक से बात नहीं करते, मालिक को टाइम देना पड़ता है उनसे बात। और उसके अलावा आप देखेंगे कि वो सवाए गाड़ी को चलाने के और कोई काम नहीं करते, ये गाड़ी को साफ भी नहीं करते, साफ करने के लिए कहते हैं नौकर रखो अपना, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं और काम नहीं करता। ये वो वाले हैं, ये शेफ है, समझ लो, समझ शेफ टाइप या शोफर टाइप है, जैसे शेफ होते हैं ना, शेफ आप पता है, शेफ आपके कंसल्टेंट से ज्यादा तनख्वाह लेता है, प्रोफेसर से ज्यादा तनख्वाह होती है शेफ की, जो 5 स्टार होटल में शेफ होते हैं। वो शेफ बर्तन नहीं धोते, वो कंसल्टेंट होते हैं, वो खड़े होते हैं, उनके नीचे 10-10 बोर्ची होती है, वो नहीं हमारी बोर्ची की तरह बर्तन भी धो और आखिर में झाड़ू भी लगा लो चिपका, समझ। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ओलिव और ये आपने सल्कस देखी। अब देखो, अब ये तुमने अभी यहाँ तक के तो देख लिया कि बाबा सल्कस, ये तुम्हें पैरामिड मिला, ये तुम्हें ओलिव मिला, दूसरी तरफ से भी ये पैरामिड और ये ओलिव, चलो भला पीछे से सेम हो जाए ऐसे,
बैक से सेम हो चला, जैसे स्पाइनल कार्ड है, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस हो उसके अंदर, और ये फार, हाँ आधी तक तो ठीक है, सेम है, वो जो पीछे चल के दिखाता हूँ। लेकिन थोड़ा मैं ऊपर गया तो मुझे पता चला कि इसके बैक साइड से तो सेरिबेलम भी खड़ा है। इतना आपने सेरिबेलम पोन्स में होता है, जब ये बलून फूकेगा ना यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट आधा मेडुला ऑब्लांगेटा भी छुपा लेता है। सेरिबेलम को ऐसे नहीं समझना तो पोन्स के पीछे है तो पोन्स के पीछे ही रहेगा, नहीं, ये इनक्रोच कर लेगा, आधे मेडुला को पीछे से इनक्रोच कर लेगा। इसका मकसद है कि जब मैं यहाँ पर मेडुला सेरिबेलम को ले आऊंगा तो सेरिबेलम ऐसे नहीं कि मुंह उठा के पीछे खड़ा है ऐसे, सिर्फ सेरिबेलम कनेक्टेड है, किससे? बोन से तो है ही, मेडुला से भी कनेक्टेड। कनेक्टेड ऐसे है कि यूं समझ लो कि यहाँ से अगर मेडुला से कनेक्ट करूंगा तो ये जैसे ये मेडुला आपने देखा, यहाँ से पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, एंटीरियर मीडियन फिशर है, ये पिरामिड है, ये ओलिव है। जब मैं पीछे की तरफ आऊंगा यहाँ पर, तो जब मैं यहाँ सेरिबेलम देखूंगा ऐसे, तो ये ऐसे कनेक्टेड है ऐसे, और कनेक्टेड जब होगा तो एक पूरा बंडल ऑफ फाइबर्स सेरिबेलम से कनेक्ट हो जाएगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। क्यों? क्योंकि सेरिबेलम के भी दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, एक लेफ्ट का और राइट का, लेकिन उसकी जो दो सेरिबल हेमिस्फीयर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं मोटर एक्टिविटी ऑफ नॉट द अपोजिट बॉडी बट द सेम साइड ऑफ द बॉडी। ये सेरिबेलम से उलट है मामला, तो चल के वहां देखेंगे। लेकिन ये वाला जो इस वक्त सेल बॉडी एक्सॉन्स के बंडल जा रहे हैं, ये एक नहीं, ये 8-10 बंडल है। जब जा रहे हैं तो कुछ आ भी रहा होगा, तो आने जाने वाली ये ट्रैफिक यहाँ पर होती है, तो इसको हम कहते हैं पेडेंकल, क्योंकि ये सेरिबेलम में जा रहा है, उसके एक हेमिस्फीयर में और दूसरा वाला दूसरे में, सेम साइड में ऑब्वियसली, तो उसको हम कहते हैं सेरिबेलार हेमिस्फीयर। बेलार, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे ना, वरना आप कहेंगे ना सेरिबेलर तो पता ही नहीं चलेगा सेरिब्रल कह रहे हो कि सेरिबेलर कह रहे हो। इसको कहो सेरिबेलार हेमिस्फीयर, वो गलत भी नहीं है, तो इसका भी सेरिबेलार हेमिस्फीयर। तो सेरिबेलार के अंदर ये पेडेंकल चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं सेरिबेलार पेडेंकल्स। कहां से गए हैं? मेडुला से, इस जगह से, बिहाइंड से, तो हम इसको कहते हैं सेरिबेलार पेडेंकल। और पेडेंकल सिर्फ मेडुला से नहीं जाएगा, पेडेंकल बोन से भी जाएगा और पेडेंकल मिड ब्रेन से भी जाएगा, तीनों अलग अलग पेडेंकल जाते हैं। तो क्योंकि ये नीचे वाला होता है तो इंफीरियर सेरिबेलर पेडेंकल, ये बीच वाला होता है तो मिडिल सेरिबेलर पेडेंकल, और ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडेंकल क्योंकि ऊपर वाला होता है। इसका मकसद है कि सेरिबेलम का अपनी साइड का हेमिस्फीयर तीन पेडेंकल्स के थ्रू फ्रॉम ब्रेन स्टेम सेपरेटली कनेक्टेड होता है, वो दूसरे वाला तीन से, तो 6 पेडेंकल्स होंगे, आप एक साइड पढ़ेंगे। तो अगर आपने यहाँ पर ये देखा कि मुझे मिला पिरामिड, मुझे मिला ये ओलिव, तो अब मिला मुझे पेडेंकल, कौन सा? इंफीरियर सेरिबेलर पेडेंकल। तो एक तो सल्कस यहाँ क्रिएट हो गई, ये तो एक सल्कस तो ये भी हो गई क्रिएट, ये ओलिव के बिहाइंड की सल्कस है तो पोस्ट ओलिवरी सल्कस, या कह सकते हो सल्कस बिटवीन दी पिरामिड एंड इंफीरियर सेरिबेलर पेडेंकल। इसका मकसद है कि इस ओलिव के पीछे की सल्कस से यहां से एक एक करके नर्व्स के रूटलेट्स निकलेंगे, और ये वाला जो पेडेंकल होगा, ये भी मैंने आपको बताया कि अपर हाफ ऑफ द मेडुला में होगा, थ्रू आउट एंटायर लेंथ ऑफ मेडुला नहीं होगा। तो आप कहोगे कि भाई ओलिव, और ओलिव भी कितना था? हाफ में, तो ये पेडेंकल भी कितने में होगा? हाफ में, तो सल्कस भी कितनी होगी? हाफ में, हाफ लेंथ में, थ्रू आउट एंटायर लेंथ नहीं कि आखिर तक चली जाए, पिरामिड आखिर तक होता है, ओलिव हाफ तक, तो पेडेंकल भी जो जाएगा वो भी हाफ तक, तो वो जो सल्कस क्रिएट होगी वो भी बिहाइंड द ओलिव जो होगी वो भी हाफ तक, तो उसको हम वहां से निकालेंगे तो क्या निकलेगा? उससे रूटलेट्स निकलेंगी, निकल के आ गई ये रूटलेट्स। ये देखो, ये सल्कस, ये वाली जो है ये ओलिव के आगे की सल्कस है, ये ओलिव के पीछे की सल्कस, ये देखेंगे, ये एक रूटलेट, ये दूसरी रूटलेट, ये तीसरी, ये देखो निकल के आ रही है, ये देख रहे हैं आप, ये बिहाइंड से, और ये ऊपर की कुछ रूटलेट्स मिलके बन गई तो 9th क्रेनियल नर्व, ये से मिलके बन गई तो 10th, ये ऐसे मिलके बन गए तो 11th, तो 9th 10th और 11th पोस्ट ओलिवरी सल्कस से निकल, ये सल्कस फिर इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखो इतना कुछ करोगे तो फिर क्या मेडुला आपका स्पाइनल कार्ड जैसी शक्ल दिखाएगा क्या आपको? वो कहेगा मैं तो मुकम्मल डिफरेंट हो गया, ये इतने पिरामिड कहाँ थे स्पाइनल कार्ड में, ये इतना ओलिव किधर था वहां, ये नर्व्स का निकलना इस तरीके से, वो तो चलो था वहां पर भी, रूटलेट्स तो उधर भी थे, तो उसके बाद पीछे से ये वाला, वहां पीछे से थे सेंसरी, आगे थे मोटर, चलो ये आगे मोटर है, पीछे सारे सेंसरी थोड़े, पीछे भी मोटर है, क्योंकि आपका पता है वेगस नर्व ग्लासोफेरेंजियल मोटर नहीं है क्या, और एक्सेसरी तो सिरे से ही मोटर है, तो यहाँ से ये पूरा जो मोटर है, हालांकि ये बैंड से निकल रहा है, बैंड नहीं है, लेटरली है, बैंड से कुछ नहीं निकलता, सवा एक नर्व जो आपको दिखाएंगे यहाँ पर प्रॉपर्ली, ये ऐसे आएगी, वो भी निकलेगी बैंड से, लेकिन आ जाएगी आगे ही, और थर्ड नर्व इधर होगी,
तो ये यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर मौजूद होगा। तो यहाँ आपने अभी एक मिडल ऑब्लांगेटा के आउटर फीचर्स आपने देखे हैं, जिसमें इंटीरियर मिडिल फीचर, पिरामिड और उसकी हकीकत, ओलिव और उसकी हकीकत, फिर उसकी नर्व्स 4 जो आपने अभी देखी, ये ब्रेन स्टेम का एक बहुत मेजर कंपोनेंट है, उसके एक्सटर्नल फीचर्स यहाँ पर इसी तरीके से। अब आप कल वेडनेसडे को, क्योंकि वेडनेसडे को मैम समरीन की क्लास 9 o'clock होती है, वो भी मैं लूँगा, और उसके बाद में अपनी क्लास भी 11:30 को ले लूँगा। थोड़ा गैप दे देंगे आपको, क्योंकि 9 से 10 है, उसके बाद फिर 11 to फ़ौरन नहीं होगा, तो 11:30 रख लेंगे, 30 मिनट्स का आपको गैप दे देंगे, आप अपना लंच वंच ले लेना, और फिर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल कोशिश यही करेंगे कि एक्सटर्नल फीचर्स बोन्स और मिड ब्रेन दोनों के यहाँ हम समेट लें, ताकि अगली क्लास के अंदर फिर हम एक्सटर्नल फीचर्स न करें, हम इनके सेक्शंस काटें और अंदर की हकीकतें देखें, तो अंदर क्या है और हम किस तरीके से अंदर जाएं। ऐसे नहीं है कि अंदर धड़ाम से आप छलांग लगाएं और अंदर से इतने स्ट्रक्चर देखें तो फौरन बाहर आ जाए। ऐसे नहीं करें, मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। स्ट्रक्चर्स की क्लासीफाई करेंगे, अंदर स्ट्रक्चर 3 ही किस्म के होते हैं, या सेंट्रल केनाल, या ग्रे मैटर, या वाइट मैटर, लेकिन बाद में उनको हम एलोबरेट करेंगे क्या है आगे, तो क्वेश्चन उसी पे आएंगे। जब आएगा क्वेश्चन क्या आएंगे, वो समझेंगे तो सिनेरियो समझ में आएगा। चीजें समझ में नहीं आएगी, नेविगेट नहीं करोगे, सिम्टम्स पेशेंट बताएगा, तुम्हें ये करना आता होगा, तो तुम्हारा दिमाग उस तरफ जाएगा, और फिर तुम उस चीज़ों को मिलाओगे मिलाओगे तो फिर आगे से डिसाइड कर पाओगे कि इसको क्या होना है, और ये क्या किस तरीके से, और मैं कैसे इसको ट्रीट करूँ। ये इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में